अखिलेश यादव से आज मिलेंगे दिल्ली के सीएम। केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन मांगेंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे चर्चा। पुराने जीर्ण विद्यालयों को दुरुस्त करेगी योगी सरकार। खस्ता हाल जर्जर विद्यालयों के कायाकल्प पर 75% राशि देगी सरकार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को मारने वाला दल है। बीजेपी संविधान की परवाह नहीं करता। इकाना स्टेडियम हादसे के बाद जागा प्रशासन। यूरिपोल लगाने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। लखनऊ नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा आया सामने। 68 निजी नर्सिंग कॉलेज, 229 छात्रों का दाखिला होगा। सभी नर्सिंग कॉलेजों से मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से बोलेंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह मुलाकात लखनऊ में होगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की योजना है कि विपक्षी दलों का समर्थन हासिल कर इस बिल को राज्यसभा में पास न होने दिया जाए। बता दें कि इस अभियान के तहत विपक्षी पार्टियां शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। साथ ही केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पार्टी के सांसद भी आएंगे। वहीं एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता केजरीवाल का भव्य स्वागत भी करेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मुलाकात करते होंगे। दरअसल आपको बताते चले कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम प्रदेशों में जा करके वहां के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके उनका समर्थन मांग रहे हैं ताकि राज्यसभा में इस बिल को पारित होने से रोका जाए। तो इसी कड़ी में आज वो लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां शहनाई गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकाय चुनाव में पार्टी की हार और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने संबोधित किया, जबकि विवेक बंसल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाटुकार और आडंबर फैलाकर पार्टी को समाप्त करने का काम करते रहते हैं, जिसके चलते कांग्रेस में गिरावट आई है। वहीं जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी को नफरत का शॉपिंग मॉल बताने के सवाल पर विवेक बंसल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाकर कांग्रेस को कोसते थे, उस पर कोई बात नहीं होती। ये भाजपा की विक्षिप्त सोच को बखूबी प्रदर्शित करता है। देखिए, नैतिकता के इतनी बड़ी दुर्घटना, रेल दुर्घटना शायद 1985 के बाद हुई है और इतने लोग की मृत्यु हुई है। नैतिकता, एक लाल बहादुर शास्त्री जी हमारी पार्टी के रेल मंत्री का उदाहरण सामने है कि रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नैतिकता तो ये कहती है, हम ज़्यादा नहीं कहते, नैतिकता तो ये कहती है कि इस पर कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। जब तक सीबीआई की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लोग भूल जाएंगे। मोरबी पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी जांच बैठी है। जांच में जो लोग दोषी पाए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं। इसमें ज़रूर मेरा ऐसा मानना है कि नैतिक रूप से उन्हें आना चाहिए सामने अपने इस्तीफे। खबर लखनऊ से है, जहां इकाना स्टेडियम में लगे होर्डिंग गिरने से दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि इकाना स्टेडियम के पास चलती कार में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। वहीं यूनिपोल लगाने वाली कंपनी द्वारा मजबूती प्रमाण पत्र न दिखा पाने की वजह से कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही शहर के व्यस्तम सड़क लोहिया पथ पर भी टीम को 2 यूनियन मानक के विपरीत मिले हैं।
दोनों यूनिपोल को उतारने के अलावा शहर भर में 10 यूनिपोल और फ्लैक्स उतारे गए हैं, जबकि यूनिपोल लगाने वाली कंपनी के साथ ही 525 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। तो इकाना स्टेडियम हादसे के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद खुल गई है और यूनिपोल लगाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही यूनिपोल लगाने वाली कंपनी के साथ साथ 525 ऐसे और लोग हैं जिनको ये नोटिस जारी किया गया है। तो यूनिपोल लगाने वाली कंपनी को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल इकाना स्टेडियम हादसे के बाद प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और अब प्रशासन की नींद आखिरकार खुल गई है। तो 2 दिन पहले इकाना स्टेडियम के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया था, जहां एक होर्डिंग के गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद प्रशासन ने एक एक्शन लिया है। दरअसल यूनिपोल लगाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके साथ ही 525 लोगों को और नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर क्या हादसे होने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी, क्योंकि हादसे होने से पहले ना तो प्रशासन इन सभी मामलों पर ध्यान देता है और ना ही इन सभी मामलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण रैकेट खुलासे वाले मामले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आए हैं। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया था कि किस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसके बाद सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं गाजियाबाद के रहने वाले एक नाबालिग बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने 5 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि ऑनलाइन गेम के जरिए उस बच्चे का धर्म बदलवा दिया गया था। धीरे धीरे जब कड़ी जोड़ी गई तो इस मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही शहनवाज नाम के दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस अब महाराष्ट्र में जगह जगह दबिश भी दे रही है। वही अब इस मामले में गाजियाबाद में जो ये पूरा मामला हुआ है, इसमें पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल इन बच्चों को दिखाया जाता था। इसके अलावा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसियों ने भी गाजियाबाद में डेरा डाला हुआ है। वो गाजियाबाद के 2 नाबालिग बच्चों और आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही कई और पहलू ऐसे हैं जिनको अब खंगालने का भी काम शुरू हो चुका है। इस्लाम धर्म कबूल करा है। साथ ही साथ बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है, उसकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम्स बना रखी हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था वो फोर्टनाइट नाम की गेमिंग ऐप और डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन के थ्रू था, जिसमें कि ऑनलाइन ये लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक की और डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के धर्मांतरण करा करते थे। सर, इसमें कोई जांच एजेंसियाँ भी काम कर रही हैं? कौन कौन जांच एजेंसियाँ काम कर रही हैं? इसमें स्टेट लेवल की और सेंट्रल एजेंसीज भी इन्होंने पीड़ितों से और बाकी अभियुक्तों से पूछताछ करी है और जो भी हमसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है हम पूरा इनको दे रहे हैं। सर, इसमें कोई अपडेट की कुछ विदेशियों से कोई तार जुड़े हों, कुछ ऐसा मामला सामने आया? एक पीड़ित ने बताया कि यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसको देखा करते थे, जो पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। और साथ ही साथ एक ने बताया है कि इसमें कुछ ईसाई भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उसमें विदेशी एंगल जो भी पता लगेगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। खबर पर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, लगातार हर एक नए दिन के साथ नई नई कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से गाजियाबाद में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आज उस मामले को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जिस समय ये धर्मांतरण का मामला सामने देखने को मिला, उसके बाद लगातार पूरे देश में यानी कह सकते हैं नेशनल मुद्दा बन चुका है ये धर्मांतरण का, क्योंकि नाबालिग बच्चों को जिस तरीके से उनको ये माइंड उनका सेट किया जाता था गेम के जरिए, कहीं ना कहीं डिकोड यानी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई थी जिसमें कि वो सभी ऐप का उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी बात है कि इसका जो लिंक है वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल यानी उसके जरिए उनको यूट्यूब चैनल पर उनको वो वीडियो दिखाई जाती थी और वो आयात यानी जो कुरान को लेकर जो बातें कही गई हैं उन चीजों को बताया जाता था। साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ी बात ये होती थी, अगर जो नाबालिग बच्चे इस गेम को हार जाते थे तो उनको जिताने के लिए उनसे कहा जाता था कि आप धर्म परिवर्तन करिए, आप इस आयात को पढ़िए, आप इस वीडियो को देखेंगे तभी हम आपको आगे जिताएंगे। उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता था इनके लिए। कहीं ना कहीं अब जो ये पूरा मामला है सेंट्रल पहुंच चुका है। सेंट्रल में जितनी भी जांच एजेंसियां यानी गृह मंत्रालय तक अब जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां इस समय गाजियाबाद में मौजूद है। गाजियाबाद पुलिस लगातार जिन आरोपियों को पकड़ा है यानी
यानी जो मस्जिद में यानी मस्जिद के जो इमाम थे उनको पकड़ा गया है, और साथ ही साथ एक आरोपी और है उसको भी पकड़ा गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ उस बच्चे से भी जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे, किस तरीके से उसका जो माइंड सेट है उसको बदल रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो पूरा मामला है काफी बड़ा तूल पकड़ रहा है। और उसमें एक बात और है, जो अभी जो एटीएस की टीम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम वहाँ मुंबई पहुंची हुई है, साथ ही साथ गाजियाबाद की टीम, अब बद्दो में यानी जो बद्दो मुख्य आरोपी है उसकी पकड़ बहुत जरूरी है। जिस समय वो पकड़ में आएगा उसके बाद ही सारे राज बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन प्रवीण, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान का एंगल भी जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा गिरोह है ये काफी समय से सक्रिय होगा। तो आखिर अभी तक इस गिरोह की आखिर पुलिस कैसे पहचान नहीं कर पाई, क्योंकि लंबे समय से ये गिरोह चल रहा था? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद पुलिस एटीएस लगातार वहां से ऑपरेट कर रही है। गाजियाबाद के जो टीम है वो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से जानकारी दे रही है, क्योंकि सर्विलांस और जिन जो भी एक उपकरण होते हैं उनके माध्यम से बद्दों की तलाश की जा रही है। क्योंकि जब पहले दबिश दी गई है, जो बद्दों का ठिकाना जिस समय पर नवी मुंबई यानी थाने में जो मिल रहा था, जैसे ही वहाँ पुलिस पहुंचती है तो वो अपने परिवार सहित वहाँ से फरार हो गया है। लेकिन अब जो आगे जो जांच मिले, क्योंकि कैमरे की भी जांच की जा रही है, क्योंकि बद्दो जिस जगह से निकला है वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो सकते हैं। पुलिस लगातार एक पहलुओं से जांच कर रही है, क्योंकि अब ये जो 4 बच्चों का साफ तौर पे मामला सामने आया है कि उस 4 बच्चों को, एक पहला गाजियाबाद, दूसरा हरियाणा, पंजाब, इस तरह से अन्य राज्यों से जिन बच्चों के धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन किए गए थे और लगातार उनको इसमें लाया जा रहा था, तो वो मामले सामने निकल कर आए। अब अन्य कड़ियां भी जोड़कर देखी जा रही है कि आखिर ये 2 साल से जो नेटवर्क चल रहा था इसमें अन्य और कितने बच्चे ने देखिए, लेकिन प्रवीण अब यहाँ ये भी जानना काफी अहम हो जाता है कि इस धर्म परिवर्तन के खेल को जारी रखने के लिए एक गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। अब हैरानी की बात यह है कि ये जो गेमिंग ऐप है ये मार्केट में लगातार सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन पुलिस को तब पता चलता है जब पूरा धर्म का खेल हो जाता है, जब एक पिता ये पूरी शिकायत लेकर पहुंचता है। तो क्या ये गेम अभी भी फिलहाल एक्टिव है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय बाल आयोग उन्होंने साफ तौर पर जो नेशनल कमीशन है उनसे रिपोर्ट मांगी है। 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। जिन 2 एप्लीकेशन के बारे में जिक्र हो रहा है उन दोनों एप्लीकेशन की रिपोर्ट मांगी है। जल्द से जल्द उनको खत लिखा है नेशनल कमीशन को, और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इन ऐप के बारे में क्या जानकारी मिली है और इनको अभी बंद किया गया है या फिर अभी भी ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा के कई मंदिरों की तर्ज पर अब गाजियाबाद के सेक्टर 23 संजय नगर हनुमान मंदिर में भी प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है और हाफ पैंट, स्लीवलेस टी शर्ट जैसी ड्रेस में मंदिर आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो मंदिर में कई जगह इसके संबंध में बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें मंदिर समिति की तरफ से मंदिर आने वाले भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वो मंदिर में पूरे कपड़े पहनकर ही आए। हनुमान मंदिर में लगे बोर्डों पर भक्तों से पूर्ण वस्त्र पहनकर आने का अनुरोध किया जा रहा है। इस पूरे मामले में इस मंदिर के पुजारी सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि मंदिर में ऐसे लोग आ रहे थे जो हाफ पैंट, टांगों से ऊपर और कटे पिटे डिजाइन के ड्रेस पहनकर आ रहे थे, जिनसे मंदिर में पूजा करने आने वाले अन्य भक्त जनों को डिस्टर्ब होता था, जिसके चलते मंदिर के लोगों और ट्रस्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बोर्ड लगाकर ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वही मंदिर में पहुंच रहे भक्तों का कहना है कि ये एक अच्छा निर्णय है। कई महीनों से देखा जा रहा है कि हमारे सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में सभी लोग, जो माताएं बहनें आती हैं, जो अभी छोटे छोटे उम्र के भी हैं, कुछ बड़े उम्र के भी हैं, जो हाफ कट पैंट पहन करके आते हैं, जिनके टांगों से ऊपर होता है और कटे पिटे होते हैं, उनको देख करके और सभी लोग जो पूजा करने आते हैं भक्तगण, वो डिस्टर्ब होते हैं पूजन में। इसलिए ये पहल रखी गई है कि जिससे कि मंदिर में कैसे आना चाहिए, किस प्रकार पूजा करना चाहिए, सिर पे पल्लू होना चाहिए, बाल खुले नहीं होना चाहिए। इसको सबको देखते हुए हमारे परमार्थ समिति के अध्यक्ष और मंदिर के ट्रस्ट श्री वी के अग्रवाल जी के सानिध्य में ये फैसला लिया गया कि जो है ऐसे बोर्ड लगा करके और लोगों को जागृत किया जाए। तो एक बार फिर इस खबर पर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, जिस तरीके से अब हनुमान मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर के एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है और कहा गया है कि स्लीवलेस हाफ पैंट पहनकर आने पर मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, तो जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है आपको प्रवीण?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण है यानी मंदिर यानी भगवान का वो दरबार है जहाँ पर अदनग्न यानी अदनग्न वस्त्र जो पहनकर लोग आ जाते थे पूजा पाठ करने के लिए, जिस तरह से यानी कह सकते हैं कि हाफ पैजामे में, हाफ टी शर्ट में या मंदिर में जिस तरह से प्रवेश करके और दर्शन करते थे, भगवान की पूजा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद के अंदर में बड़ा निर्णय लिया गया है। हनुमान मंदिर के अंदर में खासतौर पर कहा गया है कि जो अदनग्न वस्त्र पहनकर आते हैं उनके लिए प्रतिबंधित है ये मंदिर, यानी कि पूरी ड्रेस कोड, यानी चाहे आप कोई भी वस्त्र पहन के आए लेकिन पूरा ड्रेस कोड होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आप पूजा कर सकते हैं जब पूरे ड्रेस कोड में आएंगे। अगर अदनग्न वस्त्र में आते हैं तो उनकी एंट्री बंद कर दी गई। कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है इसमें, और कहीं ना कहीं जो पुजारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि माहौल वहाँ खराब होता है, यानी अन्य लोग भी आते हैं, वो लोग भी देखते हैं इस तरीके से कि कई लोग आते हैं अदनग्न वस्त्र पहनकर, तो कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जताई जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि स्कूलों में जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर अभी काफी चर्चा हुई थी, जिसमें कि जो स्कर्ट को लेकर या कह सकते हैं हाफ उसमें लेकर किस तरीके से लोग पहुंच जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों में ड्रेस कोड चेंज किया गया, तो वहीं ना मंदिरों में, खासतौर पर मंदिरों में भी अब ड्रेस कोड चेंज करने की बात कही गई है कि अदनग्न यानी कोई टी शर्ट या पैजामे में नहीं आ सकता है, या कह सकते हैं कि नहा के कुछ लोग ऐसे चले आते थे बनियान या किस तरीके गंजी में। लेकिन अब जो चीजें हैं उनके लिए प्रतिबंधित हो गई है इस मंदिर के अंदर में। आप आएंगे तो पूरे वस्त्र पहनकर आएंगे, अगर आप वस्त्र पहनकर पूरे नहीं आते हैं तो आपका अंदर उसके अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी मंदिर। देखिए प्रवीण, ये ड्रेस कोड जो है ये सिर्फ बड़ों के लिए लागू किए गए हैं या इनका पालन बच्चों को भी करना पड़ेगा तभी उनको मंदिरों में एंट्री मिलेगी? देखिए इस मामले में जब पुजारी जी से बात चल रही थी तो उन्होंने खासतौर पर ये बोला है कि अगर बड़े जब पहन कर आएंगे तो बच्चे उसको देखकर आगे वो भी इस तरह से नियमों को फॉलो करेंगे और वो भी जानेंगे कि आखिर हम जहाँ जा रहे हैं यानी भगवान के घर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कुछ महिलाएं वहां से आती थी, कुछ जो पुरुष है वो आते थे तो महिलाओं को बुरा लगता था, कह सकते हैं जब महिलाएं आती थी बच्चे शर्मा जाते, तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मंदिरों में इस तरह का फैसला लिया जा रहा है, गाजियाबाद में सबसे पहली पहल देखी गई है कि एक हनुमान मंदिर के अंदर में यानी ड्रेस कोड को प्रॉपर तरीके से वहां लागू किया गया, सामने बोर्ड भी लगाया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो महिलाएं आती हैं तो प्रॉपर अपने कपड़े पहन कर आए, ऐसा ना हो कि मतलब हाफ पैजामे या टी शर्ट में आए, उस तरीके से अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको पूजा करनी है, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, अगर आपको पूजा नहीं करनी है तो आप घर में पूजा कर सकते हैं, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं चंदौली में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने 5 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अस्पतालों में छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के चल रहे पूजा अस्पताल, अभिषेक हॉस्पिटल, हनुमान औषधालय, दिव्य हॉस्पिटल और विशाल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर यह छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वही सकलडीहा एसडीएम, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी प्रभारी सहित थाना अध्यक्ष सहित छापेमारी की कार्रवाई में ये तमाम अधिकारी शामिल रहे। ऐसे क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड जहां गलत कार्य किया जा रहा था उसकी जांच किया गया। जिसमें एक विशाल अल्ट्रासाउंड है जहां आज 21 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया है, वहां कोई डॉक्टर नहीं मिले। एक अभिषेक हॉस्पिटल है, वहां भी कोई डॉक्टर नहीं मिले। और अभी एक पूजा हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं 2 मरीज अभी भर्ती हैं, जिसमें एक का पेट में पानी की समस्या बताई जा रही है, एक का सिर हेड इंजरी है। दोनों लोगों का ऑपरेशन किया गया है, जबकि इनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। इस तरह के गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध शासन के मंशा के अनुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से चंदौली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी करते हुए उन्हें सील किया गया और लगातार पूछताछ का दौर जारी है, किन किन अस्पतालों पर यह कार्रवाई हुई है और सभी से पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? ज्ञानेंद्र जी, आपको बताना चाहेंगे कि एसडीएम सकलडीहा के नेतृत्व में एसीएमओ डॉक्टर आरबी शरण और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संजय यादव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने सकलडीहा कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की, जहां पे सर्वप्रथम ये लोग विशाल अल्ट्रासाउंड सेंटर, पूजा हॉस्पिटल, दिव्या हॉस्पिटल, अभिषेक हॉस्पिटल और सहा सेंटर पर पहुंचे, जहां पर इन्होंने भारी अनियमितता देखने को मिली। और वहां पे मौजूद जब डॉक्टरों की इनसे सूची मांगी गई तो कोई भी वहां दिखा नहीं पाया, जिस पर
जो है ये कार्रवाई की गई और बहुत बड़े पैमाने पर इन हॉस्पिटलों को सीज कर दिया गया। जो पेशेंट वहां एडमिट थे उनको बाकायदे जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। गौचुप तहसील से रिश्वत लेते हल्का पटवारी मनोज कुमार के निजी सहायक मान सिंह को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी मान सिंह और मनोज कुमार म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर 5000 की मांग कर रहे थे। वहीं मान सिंह ने शिकायतकर्ता विजेंद्र से पटवारी मनोज कुमार के नाम से 3000 की रिश्वत ली, जिस पर विजिलेंस ने उसे धर दबोचा। खबर उन्नाव से है, जहां अवैध ताड़े के खिलाफ आबकारी और पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अभियान चला रही टीम ने 50 लीटर अवैध ताड़ी बरामद की। वहीं 3 गांवों में लगातार छापेमारी की गई है और केस तक दर्ज किया गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां अवैध ताड़ी के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान 50 लीटर अवैध ताड़ी को बरामद करते हुए तकरीबन 3 गांवों में ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नानक नगली में मंदिर में पूजा करने के विरोध में आए दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने स्थिति को नियंत्रण में किया और पथराव करने वाले दूसरे समुदाय के 3 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। बाकी अन्य लोगों की शिनाख्त वीडियो के आधार पर की जा रही है। वहीं इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो मंदिर में पूजा करने के विरोध में 2 समुदायों में जमकर पथराव की खबर अमरोहा से है। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। वही पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें भी अमरोहा से है और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में किस तरीके से 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो जाती है। 2 समुदाय के बीच में पत्थरबाजी तक होती है और ये पूरा जो पथराव है, ये जो पूरी झड़प है, ये मंदिर में पूजा करने को लेकर के होती है, जिसमें फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जबकि कई लोग इस पूरे पथराव के दौरान घायल भी हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पूरी तस्वीरें अमरोहा से हैं। खबर कानपुर से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी अधेड़ ने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म किया और सूचना के बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजैनी थाना क्षेत्र के मर्दनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। अधेड़ ने घर में घुसकर नाबालिग से रेप का प्रयास किया है। पुलिस अनुसार अगर बात की जाए तो आज गुजैनी थाना क्षेत्र के मर्दनपुर इलाके में जो है नाबालिग लड़की के साथ जो है एक अधेड़ उम्र में जो रेप दुष्कर्म को लेकर घटना को अंजाम दिया और उसके बाद नाबालिग लड़की माता पिता को जानकारी देने के बाद जो है गुजैनी पुलिस हरकत में आई और गुजैनी पुलिस ने जो लड़की है नाबालिग उसको लेकर मीटिंग कराया और मुकदमा दर्ज किया। पर अगर बात की जाए अब जो आरोपी है नरेंद्र सचान, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्द जो लेकर के उसके साथ जो घटना की गई है उसको उसने स्वीकार भी किया है। और अगर बात की जाए तो लगातार जो है इसी घटनाओं को लेकर के अभी तक जो है शासन प्रशासन जो है अभी तक कहीं ना कहीं मामले को डिले करते हुए नजर आता रहा सामने हमारे साथ जो है। अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हो रहा है, इसको लेकर जो पास्ता पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि आरोपी नरेंद्र सचान को कब तक गिरफ्तार करती है पुलिस। कैमरा पर्सन मामला भूपेंद्र थाना। तो वहीं कुशीनगर में लूट और टप्पेबाजी की घटना में शामिल 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। थाना रामकोला क्षेत्र के मेहदीगंज अमरिया नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नगद रुपया, जिंदा कारतूस और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है, जहां 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कैश और अवैध तमंचे के साथ इन दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है।
तो लखनऊ में घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों ही बच्चियों की स्थिति काफी गंभीर बताई गई है। नगर निगम जोन 1 में आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय परेशान हैं। वजीरगंज थाना क्षेत्र अस्तबल चारबाग खटकियाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 2 मासूम बच्चों को इस दौरान कुत्तों ने अपना शिकार बनाया और ये दोनों ही बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान दोनों ही बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया और बेरहमी से इन बच्चों को नोचा और इन बच्चों की आवाज सुन के ही मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने बमुश्किल इन बच्चियों को बचाया। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। थाना आलमबाग में यह भीषण हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। रोडवेज बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल भी हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को हॉस्पिटल लेकर वहां भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। थाना आलमबाग क्षेत्र बस अड्डे के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक रोडवेज बस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। अब खबर चंदौली से है, जहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसमें 2 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई है और ट्रॉली पर सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल तक हो गए हैं। वहीं एक की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। बता दें कि सभी लोग साहबगंज थाना क्षेत्र के भूसी से चकिया कोतवाली क्षेत्र के ताला तेंदुई गांव में बारात में शामिल होने जा रहे थे। तभी अचानक मोड़ लेते समय ट्रैक्टर से लगी ट्रॉली पलटने से यह हादसा हो गया है। वही घटना के बाद बारातियों में चीख पुकार मच गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वही घटना के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल युवक ने दम तोड़ दिया और अस्पताल में पहुंचकर सीओ रघुराज ने घटना की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चकिया कोतवाली क्षेत्र के वनभीषमपुर गांव के पास जंगल की पूरी घटना बताई गई है। सूचना मिली थी कि कुछ बाराती जो हैं सिकरतपुरवा गांव जो पड़ता है साहबगंज में, वहां से तेंदुई ताला जो चकिया क्षेत्र में है, तो ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के जा रहे थे। तो उसमें जो है ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर उसमें पलट गई थी, जिसकी वजह से कुछ जो है 11 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। मौके पर जो है उनको हॉस्पिटल पे लेके आया गया। यहाँ पर 2 लोगों की जो है मतलब उसमें मृत्यु हो गई है, बाकी 9 लोग अभी सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संभल में सीएचसी चंदौसी में स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित दीदी कैंटीन का जिलाधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी ने दीदी कैंटीन में मिलने वाले भोज्य पदार्थों के विषय में कैंटीन संचालिका करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से जानकारी भी ली है। वहीं डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत डूडा द्वारा सीएचसी चंदौसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। ये एक अच्छा प्रयास है, इससे समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और सीएचसी पर जितने भी मरीज और तीमारदार आएंगे उनको भी यहाँ स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिल पाएगा। आने वाले समय में जनपद के अन्य जगहों पर भी ऐसी ही कैंटीन खोलने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर सीएचसी चंदौसी में आज समूह की महिलाओं द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। यह बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, जिससे न सिर्फ हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो सीएचसी पर जितने भी मरीज और उनके तीमारदार आएंगे उनको भी स्वच्छ और पौष्टिक आहार यहाँ पर मिल पाएगा। ये प्रयास जो है आने वाले समय में पूरे जनपद में हम लोग और स्थानों पर भी शुरू कर रहे हैं। तहसील चंदौसी में भी इसको शुरू किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस